जय हिंद साथियों, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का सेकेंड बैच नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। दोस्तों, लगातार बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इंडियन कोस्ट गार्ड सेकेंड बैच का। दोस्तों, तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड का सेकेंड बैच का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक तरफ बच्चे खुश भी हैं और एक तरफ बच्चे नाखुश है। नाखुश क्यों है मैं बता दूं दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 3 तरह के वैकेंसी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी का वैकेंसी रहता है, डीवी का वैकेंसी रहता है, ठीक है ना, डीवी का वैकेंसी रहता है और यांत्रिक का वैकेंसी रहता है। जो कि इस नोटिफिकेशन में जो 02-2024 बैच में ओनली जीडी के वैकेंसी है, डीवी और यांत्रिक का वैकेंसी इसमें नहीं है। इसीलिए बच्चे इसमें परेशान है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं बता दूं कि डीवी और यांत्रिक का इसमें वैकेंसी क्यों नहीं रखा गया है, आखिर इसमें ऐड कर दिया जाएगा आगे चलकर, या वैकेंसी आएगा नहीं, या आएगा तो कब तक आएगा, इस सभी में आप लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में प्लीज़ बने रहें। अगर वीडियो आप लोग छोड़कर जाते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें। और टोटल पोस्ट की बात कर लें दोस्तों, तो 10 दिन पहले ही मैं बता दूं कि 10 दिन पहले ही मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पहले ही बता दिया था कि इस बार जो सेकेंड बैच रहने वाला उसका टोटल पोस्ट 260 रहने वाले। अगर आप लोगों को फेक लगता हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर मेरे कमेंट को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दिया था कि 260 वैकेंसी रहने वाले और आपके 260 ही वैकेंसी आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कब तक कब तक डीवी के वैकेंसी आने वाले हैं और कब तक यांत्रिक के वैकेंसी आने वाले हैं। तो ये भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों के रनिंग कितने वाले हैं, एडबिलिटी टेस्ट में क्या होने वाले हैं, ठीक है ना, सेकेंड बैच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होने वाले, तो सभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें दोस्तों। चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म है, ठीक है ना। इंडियन कोस्ट गार्ड में ओनली जीडी में का जो फॉर्म आया हो 260 वैकेंसी, इसमें ओनली मेल फिलअप कर सकते हैं, फीमेल इसमें फिलअप नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो महिला इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकती, ठीक है ना। और इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात कर लें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 10+2 पास होने चाहिए। अगर आप लोग अपियरिंग है तो इस फॉर्म को आप लोग नहीं भर सकते। अपियरिंग का मतलब होता है कि अगर आप लोग 12th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, अभी आप 12th क्लास पास नहीं हुए हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। आपके पास 12th का डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, वो भी फिजिक्स और मैथ होने चाहिए आपके सब्जेक्ट में, तभी जाके इस कोस्ट गार्ड के जीडी में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th में आर्ट्स और कॉमर्स लिए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इंडियन कोस्ट गार्ड जीडी में ओनली साइंस के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 12th पास, ठीक है ना, नॉट अपियरिंग। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। वहीं पे मैं थर्ड पॉइंट की बात कर लूँ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपके 18 साल पूरे होने चाहिए। अगर 18 साल से अगर आप कम है, 1 महीना 15 दिन 20 दिन 2 दिन अगर कम है, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते। पूरे आपके 18 साल होने चाहिए। और जनरल हैं तो 22 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी हैं, ध्यान से आप समझेंगे, अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का आपका एज रिलैक्शन मिलेगा, यानी 22 और 3 25 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप एससी, ठीक है ना, अगर आप एससी और एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्शन देखने को मिलेगा, यानी 22-3-28 साल तक आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। और यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का एज काउंट कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे मार्किंग कर दिया हूँ। 1 सितंबर 2002 से 31 अगस्त 2006 के बीच में अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को ईजिली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को डेट काउंट नहीं करने आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। चौथे पॉइंट की बात कर लें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वैकेंसी, द टेंटेटिव नंबर ऑफ रीजन जोन वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ नाविक जीटी इस फैलो। यानी आप लोगों का इस जो वैकेंसी है, देखिए इसमें बहुत चेंज हुए हैं। इस बार तो
ओनली जीडी का वैकेंसी आया हुआ है, डीबी और यांत्रिक का वैकेंसी नहीं आया हुआ। ऐसा जितना बार कोस्ट गार्ड का वैकेंसी आया, इस तरीके के जोन वाइज वैकेंसी नहीं आते थे। इस बार ये पहली बार, इससे पिछले बार में जो था उसमें भी चेंज हुआ था कि उसमें सेकेंड फेज में आप लोगों का एडबिलिटी टेस्ट था, ऐड कर दिया था। इसमें भी एडबिलिटी टेस्ट है, लेकिन पिछले बार से ही लागू हुआ है। लेकिन इस बार से क्या अलग लागू हो गया कि आप लोगों का जो जोन वाइज वैकेंसी आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस बार से आप लोगों के जोन वाइज वैकेंसी रहने वाले, लेकिन जो आप लोगों के मेरिट लगेंगे वो सेंट्रल के हिसाब से ही मेरिट लगेंगे, ठीक है ना। सेंट्रल ही मेरिट लगेंगे, आपके जोन वाइज मेरिट नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्थ जोन, ठीक है ना, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान और निकोबार के सब जोन वाइज के हिसाब से वैकेंसी है, तो आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो 260 वैकेंसी रखे गए हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। वहाँ पे मैं क्यूज के माध्यम से क्वेश्चन वहाँ पे अब लगातार करवाता रहूँगा, ठीक है ना। तो जल्दी से जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़े, क्योंकि इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी, ठीक है ना, आईसीजी जीडी में इस बार आप लोगों को सिलेक्शन 100% दिलवाया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जोन वाइज सभी स्टेट के नाम लिखे। नॉर्थ में कौन कौन से हैं, वेस्ट में, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, एनसीटी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, ठीक है ना। वेस्ट में चंडीगढ़, महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप और लक्षद्वीप। तो इस तरीके से आप लोग अपने देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं उसी मेन पॉइंट को ही बताऊंगा जो आपके काम के लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फैक्ट बताने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है ना। तो मैं उसी पॉइंट को बताऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कि यांत्रिक और डीबी का वैकेंसी कब तक आखिर देखने को मिलेगा, क्योंकि यांत्रिक वाले स्टूडेंट और डीबी वाले स्टूडेंट भी लगातार कमेंट करें और वो भी परेशान है कि सर सिर्फ जीडी का ही वैकेंसी आया, आखिर यांत्रिक और डीबी का वैकेंसी क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो में बने रहें। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोड्यूस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में 4 फेजेज में आप लोगों के सिलेक्शन करवाए जाते हैं। फर्स्ट फेज में आप लोगों का जो नॉर्मल एग्जाम होता है, ठीक है ना। सेकेंड फेज में आप लोगों के मेडिकल होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, एडबिलिटी टेस्ट होंगे, फिजिकल होंगे, ठीक है ना। थर्ड फेज में आप लोगों का एक फाइनली चिल्का, जब वहाँ पे आप लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली और एक मेडिकल होगा, और वहाँ पे आप लोगों का फिर फोर्थ फेज में आप लोगों का सीधा डायरेक्ट चिल्का में ही रुक जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेक्शन के लिए 4 फेजेस से आप लोगों को गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो चुका होगा। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं तो जल्दी से जाकर पहले आप लोग डॉक्यूमेंट बनाए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जनरल के कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं होता। वहीं पे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पे टफ पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कास्ट सर्टिफिकेट जो है कि सेंट्रल का मांगा जाता है, क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का मांगा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से जाकर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल से बनवाए, ठीक है ना। तभी जाके आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए, नहीं तो बाद में आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। अगर सिलेक्शन होता है तो वहाँ जाकर आप लोग छट जाएंगे 100%, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, ऐसे मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को, तो लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, अगर आप लोगों को इसमें डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। तो आप लोग इस पॉइंट्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए इसमें यही लिखा हुआ है कि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क, बायोमेट्रिक्स, थंब इंप्रेशन, यही सब लगता है आप लोगों का। तो ये नॉर्मली आप लोगों को पता, अगर जो कैंडिडेट फर्स्ट वाइज फॉर्म को फिलअप कर रहा है उन्हें समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं मेन इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे फर्स्ट स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। देखिए बहुत से स्टूडेंट जो कि न्यू स्टूडेंट पहली बार फॉर्म को फिलअप करेंगे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 1-2 बार एग्जाम दे चुके होंगे, तो उन्हें ये समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में जो आप लोगों का एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो फर्स्ट फेज में आप लोग जब जाएंगे तो मार्कशीट अपने साथ लेकर जाएंगे, 10th के कलर एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड के अपने आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो वही सब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये जो न्यू स्टूडेंट होंगे तभी इसे पढ़कर आसानी से वो लोग समझ जाएंगे। अगर ना समझ में आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि
स्टेज 1 कैंडिडेट आइडेंटिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द डिटेल्स फिल बाय कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन में जो डिटेल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से देखिए मार्कशीट आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो 10th क्लास के मार्कशीट लेकर जाएंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड ये सब लेके जा सकते हैं। जो अप्लाई करते समय जो भी आइडेंटिटी प्रूफ दिए थे वो आइडेंटिटी प्रूफ आपको लेकर जाना होगा। जो एडमिट कार्ड होगा उसे कलर जिरक्स ही कराकर लेकर जाना होगा, ठीक है ना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर लेकर जाने होंगे। वो कौन से फोटो लेकर जाने होंगे? सिलेट वाले फोटो लेकर जाने होंगे। अगर आप लोग SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आप पहले ही बता दे रहा हूं कि जो कैंडिडेट SC/ST EWS OBC से है वो सबसे पहले जाके अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं लेटेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि वो लेटेस्ट ही मांगता है उसमें, ठीक है। अगर आपका 3 साल पुराना है तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर लेटेस्ट है तो एकदम चल जाएगा, ठीक है ना। बिंदास फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है ना। अगर पुराना है तो लेटेस्ट आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए और फिर आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तभी जाके आप लोगों का एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बता देता हूँ आप। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड GD का है रिटन टेस्ट, जो कि फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन होने वाले। तो फर्स्ट सेशन में आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ठीक है ना, और सेकंड सेशन में 25 मैथ और 25 फिजिक्स के रहने वाले हैं, जो कि आपको 30 + 20 यानी 50। अगर UR OEWS OBC से हैं तो आपको इतने नंबर लाने होंगे, अगर SC/ST से हैं तो इतने लाने होंगे, ठीक है ना। अगर इसमें बहुत बच्चे इसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर आप लोगों को इसे समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, एकदम हम अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए उसी तरीके से नेम ऑफ एग्जामिनेशन फर्स्ट सेशन में आपके कितने टोटल एग्जाम होंगे? 60 नंबर के एग्जाम होंगे, ठीक है ना। जो कि आप लोगों का टाइमिंग मिलने वाला कितना? 45 मिनट में 60 क्वेश्चन टच करना होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन होंगे 60 ही, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर। अब देखिए मैथ के क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन। वो भी मैथ के क्वेश्चन हुए नॉर्मली, जो कि आप लोगों के टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क हुआ, ठीक है ना, SI हुआ, कंपाउंड हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों के ये नॉर्मल इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों के 25 नंबर मैथ के होंगे वो पूरे 10, 11 और 12 का, ठीक है ना। जो आप लोगों के 12th जो सेकेंड फेज में, जो कि आप लोगों के सेकेंड सेशन में आप लोगों के पूछे जाएंगे, वो 25 क्वेश्चन वो आपके 11th और 12th से मिलने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। NCERT बुक से, ठीक है ना, NCERT बुक से। आप जाके इंडियन कोस्ट गार्ड के वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस के नीचे वहाँ पे लिखा हुआ है कि NCERT बुक से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे पासिंग मार्क्स के लिए आप लोग UR EWS OBC कैटेगरी से है तो 30 नंबर चाहिए, ठीक है ना। अगर SC/ST से हैं तो 27 नंबर चाहिए, ठीक है ना। जो कि सिलेबस, ये वाले सिलेबस जो कि आपके 10th क्लास तक के सिलेबस रहने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे? 50 मार्क्स। टाइमिंग कितने मिलने वाला है? आधा घंटा यानी 30 मिनट। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 ही रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन पे 1 नंबर, ठीक है ना। तो 50 मार्क, वो भी कौन? 25 क्वेश्चन मैथ और 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, ठीक है ना। तो टोटल ये 11th और 12th के ही ये क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के, ठीक है ना। बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 25 क्वेश्चन जो अच्छे से पढ़ लेगा, ये मैथ और 25 क्वेश्चन फिजिक्स, इंडियन कोस्ट गार्ड में 100% मैं कहता हूं कि रिजल्ट आएगा उनका, ठीक है ना। 100% रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपका इसी से बनता है, ठीक है ना। जो कि आप लोग अगर UR EWS OBC से हैं तो 20 नंबर चाहिए, ठीक है। SC/ST से हैं तो 17 नंबर चाहिए, ठीक है ना। देखिए क्लास 12th बेस पर ही आपके पूछे जाएंगे, वो भी कौन से बुक? NCERT बुक से, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों का ये जो दिखा रहा है ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ठीक है ना। अगर एक सीट पे देखिए टोटल है 260, तो 10 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों के ये नॉर्मलाइजेशन होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, मेन पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं ना, मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि सेकेंड फेज में, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जितने भी इस बात अभी तक के एग्जाम हुए, सेकेंड फेज में कोई एग्जाम नहीं होता था, ठीक है ना। सेकेंड फेज में अभी तक में कोई एग्जाम नहीं होता था, लेकिन पिछले वर्ष से, ठीक है ना, पिछले वर्ष से सेकेंड फेज में आप लोगों का एक एडिशनल, आप लोगों का एक नॉर्मल एग्जाम होता है जिसका नाम रखा गया असिस्टमेंट एडबिलिटी टेस्ट,
ठीक है ना। असिस्मेंट एडेबिलिटी टेस्ट किया है तो मेरे चैनल पे आप लोग जाकर विजिट कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं सेंटर पर जाके कैंडिडेट का पर्सनली इंटरव्यू लेकर मैं आप लोगों को वहाँ पे मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि कैंडिडेट से मैं लाइव बात किया हूँ कि असिस्मेंट एडेबिलिटी टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ के कितने आ रहे हैं, ठीक है ना, इंग्लिश के कितने आ रहे हैं, रीजनिंग के कितने आ रहे हैं, जीके के कितने आ रहे हैं, करंट के कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। किसी किसी शिफ्ट में आप लोगों के जैसे कि 9 तारीख से 12 तारीख तक था, ठीक है ना। पिछला बार का मैं बता रहा हूँ कि 9 तारीख से 12 तारीख तक था, तो 9 तारीख वाले में मैथ का क्वेश्चन था, 10 तारीख वाले में मैथ का क्वेश्चन था, लेकिन 11 तारीख वाले में मैथ का क्वेश्चन नहीं था, इंग्लिश का क्वेश्चन ज़्यादा था, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट टू हार्ड है, तो कैसा क्वेश्चन है, सभी मैं इंटरव्यू में आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो उसका वीडियो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और उसके हिसाब से आप लोग एडेबिलिटी टेस्ट का तैयारी कीजिए। 100% आप लोग आईसीजी में सिलेक्शन इस बार ले लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एडेबिलिटी टेस्ट में सेकेंड फेज में आप लोग जब जाएंगे सेंटर पे, तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, बायोमेट्रिक किया जाएगा, ठीक है ना। बायोमेट्रिक किया जाएगा, बायोमेट्रिक करने के बाद में आप लोगों को एंट्री कर लेगा, एंट्री कर लेने के बाद में आप लोगों का असिस्मेंट एडेबिलिटी टेस्ट होगा, ठीक है ना। असिस्मेंट एडेबिलिटी टेस्ट हो जाने के बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं का, ठीक है। फिर आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक है ना। फिर आप लोगों का रनिंग होगा, फिर आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो इस तरीके से लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं सभी वीडियो का लिंक दे दूंगा और मोबाइल नंबर भी दे दूंगा। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट ना करना चाहें तो आप लोग पर्सनली बात भी कर सकते। तो देखिए सेकेंड फेज में जो आप लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आप लोगों को सभी को पता है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का तैयारी करता है उसे ये ना पता हो, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो कि आप लोगों के सेकेंड फेज में 1.6 किलोमीटर होने वाले हैं, जो कि 1600 मीटर का रनिंग होगा 7 मिनट में, ठीक है। 20 स्क्वाट होंगे और 10 पुशअप होंगे, ठीक है ना। उठक बैठक होगा 20 और 10 होंगे आप लोगों के पुशअप, ठीक है। ये तो नॉर्मली आप लोगों को पता है। मेन फैक्ट करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ज़्यादातर बच्चे छटते हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अभी फॉर्म को फिलअप कीजिए, आप लोग एग्जाम दीजिए। आप लोग जब एग्जाम पास कर जाएंगे तो हर एक डॉक्यूमेंट का हर एक पॉइंट पे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, ठीक है ना। कौन से डॉक्यूमेंट कब बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पे मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली होता है आप लोगों का, ठीक है ना। फिर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है ना, फिलअप कीजिएगा आप लोग फॉर्म को, तो आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो भी मैं बता देता हूं कि कौन कौन से आप लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड करने फॉर्म फिलअप करते टाइम, और किस किस बात पे ध्यान रखना है। क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट बहुत गलती करते हैं, उसके वजह से उनका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाता है और बाद में वो कमेंट करते हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आखिर क्यों रिजेक्ट हो गया? तो भाई आप अच्छे से फॉर्म को फिलअप नहीं किए होंगे, ठीक है ना। देखिए पहला नंबर कि आप लोग डिफेंस है, इंडियन कोस्ट का डिफेंस है, डिफेंस में आप लोग जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और आपका हो जाता है तो आप लोग डिफेंस में जॉब करने जा रहे हैं, तो आप छोटे छोटे गलती करेंगे तो कैसे आप लोगों को होगा, ठीक है ना। तो आप लोग छोटे छोटे गलती नहीं करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे गलती को आप सुधार करेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्म फिलअप करते टाइम कौन किस किस बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने, सभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर इमेज, ठीक है ना। आप लोग जिस तरीके से सिग्नेचर करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि घर पे आप कुछ करते हो, कहीं एग्जाम देते हो वहां पे कुछ करते हो, ठीक है ना, तो वैसा नहीं करना है। जैसे आप लोग रेगुलर सिग्नेचर करते हैं उसी तरीके से रेगुलर सिग्नेचर कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग अलग सिग्नेचर करेंगे, एग्जाम देते टाइम जाएंगे वहां पे सिग्नेचर मिसमैच करेगा तो आप लोग वहां पे छट जाएंगे, ठीक है ना। एक ये हो गया। फिर स्कैन लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है ना। तो आप लोगों का लेफ्ट हैंड, बहुत से ऐसे स्टूडेंट इतने महारथी स्टूडेंट हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेफ्ट थंब, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि राइट थंब दे देते हैं, ठीक है ना। इसके वजह से भी आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। लेफ्ट और राइट में आप लोगों को फर्क नहीं पता चलता, इतने छोटे छोटे आप लोग गलती करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये खासकर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ देखिए डेट ऑफ बर्थ जिसका है वो भी चल जाएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप लोग डेट ऑफ बर्थ के जगह आप लोग आधार कार्ड स्कैन कर सकते हैं,
10th क्लास के मार्कशीट को सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना, वहां पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। जो आप लोग देंगे उसी आईडी को आप लोग एग्जाम के समय ले जाएंगे, सेकेंड फेज में ले जाएंगे, थर्ड फेज में ले जाएंगे। इवन आप लोग जब तक आईएनएस चिल्का ज्वाइन नहीं कर जाते उसी को आप लोग लेकर जाना। ये नहीं कि भर दिया आधार कार्ड लेकर सेकेंड फेज में गए, पैन कार्ड और चिल्का पहुंचे वोटर आईडी कार्ड लेकर, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। जिस फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिए थे उसी को लेकर जाना है, ठीक है ना। तो ये खासकर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट कि अभी तक आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किए हैं। अगर न्यू कैंडिडेट आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं है तो आप लोग अप्लाई कीजिए, ठीक है ना, स्टेट का। फिर उसके बाद आप लोग सेंट्रल का उसमें कन्वर्ट करा लीजिएगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से होगा अगर आप लोगों को पता नहीं है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट में डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, ठीक है ना। पहला नंबर कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, पहले ही मैं बता दिया था, ठीक है ना, कि SC ST OBC EWS, तो जिस कैटेगरी से आप आते हैं तो उस कैटेगरी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद 10th क्लास का मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा गलती करते हैं बिहार के स्टूडेंट। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि देखो बिहार के स्टूडेंट जो हाल फिलहाल में 12th पास किए रहते हैं उन्हें तो जो सर्टिफिकेट मिलता है वो 3 साल के बाद मिलता है, लेकिन जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके पास तो सर्टिफिकेट नहीं रहता, मार्कशीट रहता। तो मार्कशीट के जगह मार्कशीट अपलोड करते हैं, सर्टिफिकेट के जगह ही मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। लेकिन जब सेकेंड फेज में जाते हैं तो वहां पे सर्टिफिकेट पूछा जाता है। तो सेकेंड फेज के टाइम तक आप लोग बोर्ड में एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के जरिए आप लोगों को बहुत ही आसानी से सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये बात कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को खासकर ध्यान देंगे, ठीक है ना। और अदर स्टेट का मैं नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अदर स्टेट में आप लोग जब पास आउट करेंगे तो अदर स्टेट में ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, ऑल डॉक्यूमेंट आप लोगों को दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो बिहार वाले स्टूडेंट अगर आप लोगों को गलत बुरा लगा होगा तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। और एडिशनल मार्कशीट में क्लास 10th अप्लीकेबल, ठीक है ना, एडिशनल मार्कशीट, ठीक है ना। वहीं पे फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ द CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज ऑफ क्लास 10th सर्टिफिकेट, ठीक है ना, अप्लीकेबल। उसी तरीके से NOC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट इज एम्प्लॉयड NOC शुड बी डेट ऑन ए आफ्टर ए डेट इन द फिलिंग एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये OBC के लिए क्लास 12th सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट ये भी होने चाहिए आपके, ठीक है ना। उसी तरीके से 12th क्लास के एडिशनल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आप लोगों के यहाँ SC ST OBC EWS इसी तरीके से आप लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने हैं, ठीक है। जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो देखिए कितना KB में आप लोगों को अपलोड करना है। 50 KB से 150 KB तक ही आपको अपलोड करना, ही नहीं कि ज़्यादा अपलोड करना है। देखिए आप लोग फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं साइबर कैफे में तो उसे 50 रुपये बेशक आप लोग अधिक दे दें, ठीक है ना, 20 रुपये बेशक आप लोग अधिक दे दें, लेकिन फॉर्म फिलअप करते टाइम उसके सिस्टम पे आप लोग अपने सामने फिलअप करवाइए, नहीं उसके भरोसे छोड़ दें। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि साइबर वाले हमारे भैया हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे मौसा हैं, उनको सारा डॉक्यूमेंट दे देते हैं और चले जाते हैं घर कि रात को हम पूछ के फ़ोन पे ही बता देंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है। लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने फॉर्म को आपके सामने ही फिलअप करवाना है। नहीं कि देखिए फॉर्म आपको रिजेक्ट हो जाएगा तो आप साइबर कैफे वालों को क्या कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक थप्पड़ मार सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका ज़िंदगी वापस नहीं ला सकता है, ठीक है ना। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप लोग इतना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, माथे पर हाथ धर के रोने के अलावा और कुछ नहीं आपके पास रहेगा, ठीक है ना। तो फॉर्म को फिलअप करते टाइम आप लोग साइबर में बैठेंगे, आपके सामने खुद के सामने आप लोग फॉर्म को फिलअप करवाएंगे, ठीक है ना, और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करवाएंगे, ठीक है ना। एक साइबर वाला नहीं करेगा, दूसरे साइबर वाले के पास जाएंगे, ठीक है ना, और अपने अच्छे से फॉर्म को फिलअप करवाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 27 फरवरी 2024 एंड द वैलिडिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी एट लेटेस्ट 28 फरवरी 2025 ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देख लीजिए मैं बार बार बता रहा था कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लोग बनवाएंगे, फिर से आप लोग डोमिसाइल बनवाएंगे, तो आप लोग इस डेट के आप लोग देख लीजिएगा, इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। खास करके सारे बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर मैं क्यूज के माध्यम से ICG के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर आप लोग अगर मेरे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का एग्जाम फीस रहने वाले 300 रुपये लगने वाले हैं। SC एंड ST के फीस यहाँ पे 0 रुपये लगने वाले हैं। EWS OBC जनरल के 300 फीस रखे गए हैं, ठीक है ना। जो आप लोगों के एग्जाम सिटी रहने वाले हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों के जो एग्जाम सिटी रहने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 किलोमीटर फ्रॉम द प्रेजेंट कम्युनिकेशन रेसिडेंस ऑफ द एग्जामिनेशन सिटी विद इन 30 किलोमीटर फ्रॉम द करंट एड्रेस। जो आप लोगों के 30 किलोमीटर तक की दायरे में ही आप लोगों के एग्जाम सिटी रहने वाले हैं, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड पहले ही बता देता कि आप लोगों के जो फॉर्म आने वाले हैं उसके फॉर्म के फर्स्ट सेशन का एग्जाम कब होने वाला है, सेकेंड फेज कब होने वाले हैं, थर्ड फेज कब होने वाले हैं, ठीक है ना। तो कब होने वाले तो मैं बता दूं कि आप लोगों के तो ये फरवरी में आप लोगों का ये नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि 27 तारीख तक आप लोगों के फॉर्म चलेंगे, ठीक है। फॉर्म चलने के बाद में आप लोगों को बता दूं कि जो आप लोगों का फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होने वाला है वो मिड अप्रैल तक, ठीक है ना। मिड अप्रैल या एंड अप्रैल, एंड भूल जाइए, ठीक है ना। मिड ही अप्रैल तक आप लोगों के एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। मात्र आपके पास 2.5 महीने हैं, ठीक है ना, 2.5 महीने हैं, ठीक है ना। अब आपके सेकेंड जो फेज होने वाले हैं, जो एडेबिलिटी टेस्ट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मेडिकल होंगे, PFT होने वाले हैं, तो आप लोगों के एंड मई, ये मिड भूल जाइए, एंड मई तक होगा, ठीक है ना। एंड मई तक आप लोगों का होगा, ठीक है। और थर्ड फेज जो आप लोगों के होने वाले हैं ईयरली मिड अक्टूबर, ठीक है ना। ये एकदम 100% ये ठीक है, ये आप लोगों के अक्टूबर में 100% हो जाएंगे और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बात बताएगा अगर आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तरीके से सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है।